तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो पानी का प्रयोग, और आयुर्वेद में पानी के विषय में बहुत अद्भुत जो ना चर्चा की गई है। पानीयम श्रम नाशनम क्लेमहरम मूर्छा पिपासाहम, यानी पानी क्या करता है कि हमारे श्रम को के कारण जो थकान होती है वो नाश कर देता है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जितने लोग बैठे हैं, कि कभी कभी सुबह जो है नहीं नहाते हो, आलस्य से भर जाते हो, थका थका सा महसूस करते हो, और जहां पानी शरीर पर डाला सारी थकान दूर हो जाती है, एक नई ऊर्जा से भर जाते हो। ऐसा महसूस किया है क्या आप लोगों ने? किसने किसने किया है, जरा हाथ उठाना। तो इसलिए क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि पानी डालते ही आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और अब तो आपके पास ऑक्सीमीटर है, नाप करके देख लेना कि तुरंत आपके जो है ना कैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और ध्यान रखो, जहां ऑक्सीजन है वहां जीवन है। वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो, जहां फ्लो है वहां ग्लो है। तो उस फ्लो को सस्टेन करने में पानीयम, इसलिए कहा हमारे उन महान मनीषियों ने, पानीयम श्रम नाशनम क्लेमहरम, यानी जितने भी हमारी पीड़ा है, जितने भी पाप है, जितने भी दुख है, जितने भी शोक है, यानी इन सबको हरने वाला है, खत्म करने वाला है। और मूर्छा, किसी को मूर्छा आ जाती है तो क्या करते हो? पहला काम तुरंत छींटे मारते हो, और छींटे मारते ही मूर्छा करीब खत्म हो जाती है। पिपासा हम, जो हमारी प्यास को तृप्ति प्रदान करता है, और जो है इतना ही नहीं बल्कि हमारे यानी शरीर के बहुत सारे स्थितियों से हमें रक्षा करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पानी के कितने बड़े दिव्य गुण हैं। यानी विबंधहरम, आपके हृदय बल प्रदम, निद्राहरम, और जीवनम, यानी ये जो है इतना ही नहीं बल्कि ये हमारे कब्ज को दूर करता है। और कब्ज ही दूर नहीं करता है बल्कि शरीर के बहुत सारी अव्यवस्थाओं को ठीक करता है। तो इसे ध्यान में रखना चाहिए। वो अव्यवस्थाएं क्या होती हैं? बहुत महिलाएं प्रायः जो है यूटीआई से ग्रस्त होती हैं। यहां भी पेशाब में जलन, पेशाब अच्छी तरह से नहीं निकलना, पीड़ा महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? कि पानी कम पीती है। और पानी कम पीने से क्या होता है? एक अपने यहां कहावत है, बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए। जो पानी बहता रहता है वो बिल्कुल साफ होता है, निर्मल होता है, और जहां रुक जाता है वो गंदा हो जाता है। तो वही हाल यूटीआई में होता है। क्योंकि क्या है कि कम पानी पीते हैं, पेशाब अच्छी तरह से हो नहीं पाता है, पेशाब पीला हो जाता है, फिर पेशाब रुकने लग जाता है, फिर वहां पर बहुत सारे पैथोजेंस पैदा हो जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है? उसकी जांच कराता है कि भाई कौन से पैथोजेंस, कौन से वो बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, यूरिन कल्चर कराता है। फिर उस पर कौन सा एंटीबायोटिक प्रभावी होगा, फिर उस एंटीबायोटिक को देता है। लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। देखो ऐसे ही 1981 की बात बता रहा हूँ,
क्योंकि यादें रह जाती हैं, लम्हे गुजर जाते हैं, कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, अमेरिका में रहता था, एक प्रोफेसर थे मल्होत्रा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंग्रेजी के, अजमेर में था मैं उन दिनों। तो उनके कोई रिलेटिव थे और उनको जो है ना यूटीआई हो गया था, और अमेरिका में थे, तो उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे उसको खत्म करने में, लेकिन उनका ठीक नहीं हो रहा था। मेरे पास आए, मैंने समझा उनको और मैंने कहा कि रोज 15 गिलास आपको पानी पीना है गिन करके, और तरीका बता दिया कब कब पानी पीना है। मैंने कहा कुछ करो चाहे मत करो, पानी जरूर पीना। और 3-4 दिन उन्होंने किया, उनकी तकलीफ हर में मिट गई। उन्होंने कहा जादू कर दिया। मैंने जादू नहीं किया। आपके अमेरिका के डॉक्टर जो ना सिर्फ दवा देने में विश्वास करते हैं, ये नहीं सोचते हैं। इसीलिए आपको बताऊं कि भाई एक डॉक्टर जैकुलिन चांद और उनके डॉक्टर मित्र रहे हैं, दोनों ने मिल करके 20 साल तक एक रिसर्च किया। ये लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 20 साल तक इसी पर रिसर्च किया कि पानी हमें कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में पानी बहुत कम पिया जाता था। अब उस रिसर्च के बाद थोड़ा सा जो है फिजा बदली है कि अब वहाँ भी पानी लोग पीने लगे हैं। उन्होंने इसी पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा 20 साल तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस सत्य को हमारे सामने रखा कि पहला जो है ना, दिन भर में कम से कम प्रत्येक अमेरिकन को, अमेरिका के लिए उन्होंने किया कि 2 लीटर पानी कम से कम अवश्य पिया करो। क्योंकि वहाँ यहाँ जैसा वातावरण नहीं है, वहाँ थोड़ा ठंडी है। तो उन्होंने कहा 2 लीटर पानी अवश्य पिया करो कम से कम। उन्होंने इस सत्य को हमारे सामने रखा और उन्होंने रिसर्च करके सत्य को उद्घाटित किया कि सुबह पेट में पहला जो चीज जो ना, पानी के सिवा कुछ नहीं जाना चाहिए। नो चाय, नो कॉफी, नो एनी फ्लूइड एक्सेप्ट वाटर। तो जल के सिवा कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? तो उन्होंने खोज करके सत्य को हमारे सामने रखा कि भाई हम रात को पानी नहीं पीते हैं। क्या करते हैं? रात को पानी नहीं पीते हैं, सो जाते हैं। फिर भी हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब जैसे बहुत लोग यहाँ पर सो गए हैं, लेकिन सोने के बावजूद भी उनका खून दौड़ रहा है शरीर के अंदर। करीब 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा रहा है। तभी वो जिंदा हैं, तभी वो उठ सकते हैं, तभी वो चल सकते हैं। ये खून कब नहीं दौड़ेगा? जब आदमी मर जाता है ना, तो खून की गति रुक जाती है। तो खून दौड़ता है तो क्या होता है? देखो, गर्मी के दिन में खून तेजी से दौड़ता है तो पसीना आता है, पसीना आता है तो पानी खर्च होता है उसमें। तो रात को सोते समय भी हमारे रेस्पिरेशन की क्रिया चलती रहती है, पता नहीं चलता है। ठंड के दिन में भी चलता रहता है, गर्मी के दिन में ही नहीं, ठंड के दिन में भी, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो उससे क्या होता है? कुछ पानी आपका निकल गया पसीने के द्वारा, फिर खून दौड़ लगा रहा है, और दौड़ लगाकर कहाँ पहुंच रहा है? किडनी में, और किडनी में छन छन करके ब्लैडर में जमा हो रहा है। देखते हो सुबह उठते हो तो सबसे ज्यादा पेशाब आता है। करीब वो पेशाब कितना होता है? 400 से लेकर के कई लोगों के 700 मिलीलीटर तक, 2-2 गिलास, 2.5 गिलास, 3-3 गिलास निकल जाता है। तो ये पानी जो है कहाँ जमा हो गया?
ब्लैडर के नीचे, ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय में जमा हो गया। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें पानी खर्च होता है। तो रात को भी सांस लेते हो, छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? उस सांस में भी 80% पानी होता है। तो कुछ पानी पसीने से निकल गया, कुछ पानी सांस से निकल गया, कुछ पानी जमा हो गया ब्लैडर में, और कुछ पानी क्या होता है, जो हमारे पेट के जो गति है ना, 4 गतियां हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट और सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो है ना 4 गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इस प्रकार से जो है ना आपके पेट की जो है ना गति के कारण जो है भोजन पचता है, जो खाए हो। साथ ही साथ उसका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होता है उस पानी के द्वारा, और जो इस गति के कारण भोजन जो है आगे की ओर ढकेला जाता है, आपके आमाशय से ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में, इलियम से फिर असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, फिर जा करके ये यात्रा कितने दिन की, कितने घंटे की होती है? हमने बताया है। बताओ विद्यार्थियों, जो आप खाना खाते हो वो कितने देर में जा करके मलाशय में मल के रूप में जमा होता है? किसको मालूम है? हाथ उठाओ। मालूम ही नहीं है। हिंदुस्तान में कम से कम 18 से लेकर के 22 घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। और अमेरिका जैसे देशों में कितना लगता है? अब वहां भी ठीक हो रहा है, 24 से लेकर के 36 से लेकर के 72 घंटे तक लगता है कई लोगों के। क्यों? ये सारे हमारे भोजन के स्टाइल पर निर्भर करता है, कैसा हम भोजन करते हैं। तो हमारे भोजन में जो लोग परंपरागत भोजन करते हैं उनको 22 से 24 घंटे में पेट साफ हो जाता है, धुल जाता है। और जो लोग अपने भोजन में ब्रेड, बिस्कुट, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, जिनमें फाइबर्स की मात्रा कम होती है, वो पेट में परा परा सड़ता रहता है। तो क्या हुआ कि भाई कई लोग मेरे पास कल भी आए थे, रोज हमेशा कुछ न कुछ लोग आते रहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को बहुत थोड़ा सा मल निकलता है। तो मैं कहता हूं कितना मल निकलना चाहिए? जो खाए वो सब मल निकल जाना चाहिए पूरा अच्छी तरह से। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि 24 घंटे मल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये होना चाहिए मैक्सिमम 24 घंटे में 150 से लेकर के 200 ग्राम तक, इससे ज्यादा नहीं। कितना होना चाहिए? करीब 1 पाव से लेकर के 1 पाव, सामान्य भाषा में समझ लो। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये कीड़ा समा जाता है कि जो हम खाए हैं वो सब निकल जाए। तो तुम्हारा खून कहां से बनेगा भाई? रस, रक्त, मांस, मज्जा कहां से बनेगा? फिर तो तुम जो बीमार हो गए, तुम्हें जो पेट की बीमारी हो गई। तो ये मानसिकता। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं लैट्रिन जाता हूं और फिर 2 घंटे 3 घंटे और फिर लैट्रिन आ जाता है। तो मैंने कोई ये बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी सोच की बीमारी है। तुम्हारे दिमाग में फालतू में कचरा घुसा हुआ है या घुसा लिया है। तुम्हें बीमारी तो है ना। कई लोगों को 1 बार में हो जाता, मैंने हो जाता है 1 बार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों को 2 बार में होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर उनको समझाता हूं कि क्यों होता है। अब जैसे मान लो आपने सुबह खाना खाया 11 बजे और फिर 1:30-2 बजे खाना खाया, तो 11 बजे जो खाना खाया है
वो सुबह जो है आपके अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया है, अब 1:30 बजे खाया है तो उसके पीछे पहुंचेगा ना, तो पहले जो पहुंच गया उसका लाइन क्लियर हो गई है, अब जाकर के निकाल बाहर करो उसको। फिर मान लो कि 1:30 बजे खाया है तो पहुंचा 1-1.5 घंटे के बाद 2 घंटे बाद पहुंचा है, तो उसको भी निकाल दो ना, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। हाँ, बार बार होता है तब ये बीमारी है, तब आपके जो है कोलाइटिस हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए। चलो अब टाइम हो गया काफी, थोड़ा सा ये प्रश्न है। हम 15 दिन से यहां पर थे, शुगर, शरीर में दर्द में बहुत अच्छा रहा, यानी दर्द रहा वो बहुत अच्छा रहा, तो अच्छी बात है, दर्द पैदा करते रहो, अच्छा रहेगा। दर्द से मुक्त हो गए हो तो अच्छी बात है, लेकिन ESR 70 से कम नहीं हुआ है, कृपया गाइड करें। देखो ESR ध्यान से सुन लो, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, दूसरा होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये क्या है? ये मार्कर हैं, शरीर में बढ़ते हैं तो सैकड़ों बीमारियों को इंडिकेट करते हैं, जो हम क्लिनिकल आधार पर, लक्षण के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये सर भरा हुआ है, तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपको फेफड़े की टीबी हो सकती है, आंतों की टीबी हो सकती है, इन्फ्लामेशन कहीं हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियों को हम डायग्नोसिस करने में सहायता मिलती है इससे। अब ये नहीं है कि जिसका ये सर भरा वो सबको टीबी ही होगा, नहीं। अब टीबी के अन्य लक्षण भी हमें देखना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल जो हमारा सिम्टम्स है वो देखना पड़ता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। CRP भी, ESR भी हृदय रोग में भी बढ़ जाता है, हृदय रोग के जो डिफरेंट तकलीफें होती हैं उन सब में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब सब हृदय रोग से ग्रस्त नहीं हो गए हैं, शरीर में सूजन है, दर्द है, बीमारी है, बुखार है, खांसी है, तो इस सब में, क्योंकि ये सब ऑल डिजीज आर इन्फ्लामेटरी, ऑलवेज रिमेंबर, सारे रोग इन्फ्लामेटरी होते हैं। और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का अर्थ होता है उसमें 4 प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। एडिमा, सूजन होगा, वहां पर दर्द होगा, वहां पर गर्मी महसूस होगी, वहां पर छूने पर बहुत गर्मी महसूस होती है और तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर ESR को जांच कराते हैं। और ESR, CRP हमने देखा है लोगों को, उपवास हम कराते हैं, फलाहार कराते हैं, रसाहार कराते हैं, तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट आता है। वो अपने आप जो सूजन है कम हो जाता है, सूजन है कम हो जाता है। अब देखो, अभी एक बहुत भयंकर रोगी यहां पर भर्ती थी, शायद अभी भी है, तो डॉक्टर मेरे पास लेकर आए कि भाई इसका इलाज तो बड़ा मुश्किल है, होगा नहीं होगा। किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी, और काफी बड़ी हुई अवस्था। तो हमने कहा कि भाई इसका प्रयोग करो। मैंने उसको बताया कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, क्योंकि मैं इसीलिए रिसर्च पढ़ता हूं पूरे विश्व की, अब उस रिसर्च में हमने इसको कहा कि भाई साइट्रस फ्रूट के जूस पर रखो। अब यहां पर अभी मौसमी के रस के सिवा कोई साइट्रस फ्रूट मिलता नहीं है, तो हमने मौसमी के रस पर रखा। मैंने कहा नींबू पानी शहद दे दो। 3-4 दिन के बाद उसके सूजन थे पैर में से उतर गए। तो ये जो है ना,
होना चाहिए, क्योंकि फूड एज ए मेडिसिन, हमारा आहार है वो सबसे बड़ी औषधि है। और इस पर हमने 50 साल तक खूब रिसर्च की है, खूब खोजें की है, और भयंकर से भयंकर बीमारियों को भी हमने सिर्फ आहार परिवर्तन से ठीक किया है। चलो आज इतना ही। तो माता ये 70 है, तो घर जाकर भी मैंने कल बताया था कि तू फल पर रह जाना, रस पर रह जाना, ESR अपने आप डाउन हो जाएगा। ESR तुम्हारा कम नहीं हो रहा है, कम होगा और कामयाब होगी। धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि इन्फ्लामेशन को दूर करने में रस फल बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है। नमस्कार। ओम।